जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मेंडल के नियम। आपको हमने मेंडल के जितनी भी शब्दावलियाँ थी उसके बारे में आपको परिचित कराया हमने। और आज हम मेंडल के नियम बताएंगे। तो मेंडल के 3 नियम हैं। एक पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ठीक है, तो चलिए पहला नियम हम आपको बताते हैं। मेंडल के नियम। मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में आपका पहला नियम है, फर्स्ट नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रथम नियम। तो मेंडल का प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के नर व मादा युग्मकों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उस संकरण के फलस्वरूप जो नई पीढ़ी होती है, नई संतान पीढ़ी होती है, ठीक है, उस पीढ़ी में किसी एक कारक के जीन, कोई एक कारक जो होता है वो परिलक्षित होता है। ठीक है, दूसरा कारक परिलक्षित नहीं होता है, वो छिपा रहता है, के गुण वाला लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो कारक दिखाई नहीं देते हैं या जो जीन के गुण नहीं दिखाई देते हैं, परिलक्षित नहीं होते हैं, वो छिपे रहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। तो उन्होंने अप्रभावी लक्षण कहा। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ बताते हैं। प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा उन्होंने लिया, और ये शुद्ध लंबा पौधे के कारक हैं या हम जीन कह सकते हैं। उसके बाद शुद्ध दूसरा उन्होंने विपरीत लक्षण वाला शुद्ध बौना पौधा के जीन या कारक वाला लिया इन्होंने, ये इस प्रकार से। और उन्होंने इनके बीच संकरण कराया, और इसके बीच संकरण कराने के फलस्वरूप उनको F1 पीढ़ी में उनको जो है, जो संतान पीढ़ी थी, ठीक है, F1 पीढ़ी में उनको किस प्रकार के गुण वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। तो उनको ये लक्षण इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो कारक जो था वो शुद्ध लंबे पौधे का था, दूसरा कारक या दूसरा जीन जो था वो शुद्ध बौने पौधे का था। तो इसमें जो आपका युग्मनज बना, तो इसमें दोनों के जीन उपस्थित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम विषम युग्मजी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? विषम युग्मजी। हम इसे विषम युग्मनज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों गुणों वाले पौधों के जीन विद्यमान हैं। तो इसे हम विषम युग्मनज कह सकते हैं, जाइगोट को विषम युग्मनज कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें किसी एक ही कारक के गुण जो होंगे परिलक्षित होंगे, या किसी एक ही जीन के जो लक्षण होंगे वो दिखाई देंगे। या तो शुद्ध लंबे पौधे का गुण दिखाई देगा, या तो शुद्ध बौने पौधे का गुण दिखाई देगा। तो उन्होंने बताया कि यह पूर्णतया शुद्ध लंबा पौधा होता है, या शुद्ध लंबा पौधा होता है। ठीक है, जीन तो दोनों के पाए जाते हैं इसमें, लेकिन ये पूर्णतया शुद्ध लंबा पौधा होता है। तो इस प्रकार से यह जो है आपका जो लंबा पौधा है, ठीक है, तो ये प्रभावी लक्षण है। यह क्या है? यह प्रभावी लक्षण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। इस F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा। और जो है ये बौना पौधे के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बौने पौधे के जो कारक हैं वो यहाँ पर उसके गुण दिखाई नहीं देते हैं, बौने पौधे। ठीक है,
जो है कारक जो है, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, परिलक्षित नहीं होते हैं। बौने पौधे के जो कारक हैं या जीन हैं या उसके गुण हैं, यहाँ दिखाई नहीं देता है, वो छिपा रहता है, ठीक है। तो वो छिपा रहता है, आप कह सकते हैं छिपा रहता है। तो छिपा रहने के कारण ये अप्रभावी लक्षण माना गया, मेंडल के अनुसार ये अप्रभावी लक्षण था। तो इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रथम नियम में उन्होंने बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले या कारकों वाले पौधों के मध्य जब जो है निषेचन कराया जाता है, तो निषेचन के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में जो आपके नया पौधा बनता है, ठीक है, संतान उत्पन्न होती है, उसमें दोनों के कारक या दोनों के जीन विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी एक प्रकार के जीन ही के लक्षण ही परिलक्षित होते हैं, दूसरे प्रकार के जीन के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। इन दोनों में से किसी एक जीन का लक्षण ही दिखाई देगा और दूसरे जो है जीन का लक्षण दिखाई नहीं देता है। और जिस लक्षण के जीन के गुण दिखाई देंगे वह प्रभावी लक्षण कहलाएगा, ठीक है, वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा। और जिसके जो है जीन के गुण छिपे रहेंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, उसको उन्होंने अप्रभावी लक्षण कहा। तो इस प्रकार से यह इस नियम को, मेंडल के इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि प्रभाविता का नियम क्या है, ठीक है। आपको मेंडल का द्वितीय नियम बताते हैं। चलिए, मेंडल का द्वितीय नियम। हम लिखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। नियम देखिए, इस नियम में जो है सर्वप्रथम उन्होंने पृथक्करण के नियम को बताने के लिए, देखिए हम डायग्राम क्या बनाएंगे, हम बताएंगे कि शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, शुद्ध बौना पौधा लेंगे, इनके मध्य संकरण कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें संकरण कराया जाएगा और प्रथम पीढ़ी में आपको प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये आपकी F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, इस विषम युग्मजी पौधे में, ये विषम युग्मजी है, चूंकि दोनों के जीन इसमें विद्यमान होंगे, विषम युग्मनजी पौधा है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। तो स्वपरागण कराएंगे तो इसी प्रकार के जैसे इस दोनों के मध्य स्वपरागण कराया जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें क्या कराया जाएगा, इनमें आपका स्वपरागण की क्रिया कराई जाएगी, स्वपरागण होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कराएंगे, स्वपरागण की क्रिया कराई जाएगी, स्वपरागण, ठीक है। और स्वपरागण के फलस्वरूप इस प्रकार से जो है आपके चार अलग अलग गुण वाले लक्षणों वाले जो हैं पौधे प्राप्त होंगे। वो इस प्रकार से हम उसको दिखाएंगे। देखिए, इसको इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी को हम कैपिटल टी से क्रॉस करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी बनेगा। कैपिटल टी को हम स्मॉल टी से दिखाएंगे तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और ये स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से दिखाएंगे तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और स्मॉल टी को हम इस स्मॉल टी से करेंगे तो ये आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पूर्णतया शुद्ध समयुग्मजी पौधा होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा बनेगा आपका। और ये आपका होगा, ये आपका चूंकि बताया गया है कि यहाँ ये जो पौधा होता है ये लंबा पौधा होता है,
ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, ये शुद्ध लंबा पौधा माना। कारक तो दोनों के पाए जाएंगे, लेकिन पूर्णतया शुद्ध लंबा पौधा होगा, तो ये आपका कहलाएगा शुद्ध लंबा पौधा। ये भी आपका क्या होगा, शुद्ध लंबा पौधा, या हम इसे संकर पौधा भी कह सकते हैं, इसे संकर भी कह सकते हैं, ठीक है, या शुद्ध लंबा पौधा हम कह सकते हैं, लंबा लंबा पौधा। ये आपका शुद्ध बौना पौधा होगा, शुद्ध बौना पौधा, ठीक है, बौना पौधा होगा, ठीक है। और ये आपका होगा शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संकर कहा जा सकता है। जब दोनों विपरीत लक्षण पाए जाएंगे तो वह संकर भी कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि प्रथम नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार, ये आपका शुद्ध लंबा पौधा कहा जाएगा, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा है। तो इस प्रकार से जो रेशियो प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, और रेशियो शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा, दोनों का रेशियो जो है वो आपका शुद्ध 3:1 है, 3:1 है। तो इस प्रकार से इस रेशियो में लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णतः जो है वो युग्मक जो है आराम से जो है शुद्ध रूप से पृथक हो जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें जितने भी लक्षण थे वो सारे स्वपरागण क्रिया के पश्चात अलग अलग जो है एक निश्चित अनुपात में शुद्ध रूप में अलग हो जा रहे हैं। तो इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो मेंडल के द्वारा यह बताया गया कि जब प्रथम पीढ़ी में दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के मध्य परागण की क्रिया कराई जाती, निषेचन कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो है F1 पीढ़ी में दो विपरीत गुणों वाले, दो भिन्न भिन्न कारकों वाले जो है, दो भिन्न भिन्न जीन वाले जो है आपका पौधा प्राप्त होता है। और जिनके मध्य जो विषम युग्मजीव पौधा होता है और उनके मध्य जो है स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है। जब उसी विषम युग्मजीव पौधों के मध्य स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में उन विषम युग्मजीव पौधों में जितने भी गुण वाले लक्षणों वाले जीन पाए जाते हैं वे सभी एक निश्चित अनुपात में जो है शुद्ध रूप में पृथक हो जाते हैं। तो इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये सारे लक्षण वाले जीन जो है पृथक हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहा गया, इसे पृथक्करण का नियम कहा गया। इसको हम इस प्रकार से, अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा टी, स्मॉल टी, और दो जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य हम क्या करेंगे, हम स्वपरागण की क्रिया कराएंगे। तो ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हो जाएगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हैं, स्मॉल टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके शुद्ध लंबा पौधा हो जाएगा, लंबा पौधा, ठीक है। ये भी आपका हाइब्रिड कहलाएगा, संकर पौधा कहलाएगा, ठीक है, या हम शुद्ध लंबा पौधा कह सकते हैं प्रभाविता के नियमानुसार। चूंकि इसमें केवल लंबे पौधे के गुण ही पाए जाएंगे तो इसे हम शुद्ध लंबा पौधा कह सकते हैं, लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा। और ये भी इसी प्रकार का शुद्ध लंबा पौधा होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा, पौधा, ठीक है। और ये शुद्ध बौना पौधा होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो रेशियो आएगा वो पृथक्करण के नियम में लक्षणों का जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पृथक्करण का नियम है। तो इस पृथक्करण के नियम में मेंडल ने बताया था कि दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया के पश्चात जो लक्षण होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में शुद्ध रूप में पृथक हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम उन्होंने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पृथक्करण का नियम आपको बताया, मेंडल का दूसरा नियम आपको बताया, ठीक है। अब इसके पश्चात हम आपको नेक्स्ट मेंडल का तृतीय नियम बताएंगे। इसमें आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट होता है, ठीक है। आप डायग्राम बताएंगे और इसके बारे में आप सारी चीजें बता देंगे कि
किस प्रकार के किस रेशियो में जो है लक्षणों वाले पौधे आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको तृतीय नियम बताएंगे। ठीक है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तृतीय नियम, स्वतंत्र का नियम। तो स्वतंत्र अपयूहन के नियम में मेंडल ने बताया कि जब दो विपरीत जोड़ों वाले, ठीक है, कारकों के मध्य जब निषेचन कराया जाता है तो निषेचन के फलस्वरूप जो है F1 F2 पीढ़ी के पश्चात जितने भी लक्षणों वाले या कारकों वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, गुणों जितने भी गुण होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और वे स्वतंत्र रूप से जो है पृथक हो जाते हैं। सारे जो गुण होते हैं द्वितीय पीढ़ी में जो है पृथक हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उनका पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, और इस नियम को स्वतंत्र अपयूहन का नियम उन्होंने दिया। ठीक है, तो यह द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम है। इसमें दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य जो है कारकों के मध्य संकरण कराया जाता है और संकरण के फलस्वरूप द्वितीय पीढ़ी में जो है सभी जो गुण वाले लक्षण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत हो जाते हैं और एक गुण वाला जो है दूसरे गुण को या कह लीजिए दूसरे लक्षणों को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से सारे लक्षण परिलक्षित हो जाते हैं, जिसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहा गया। चलिए हम देखते हैं डायग्राम के द्वारा। जैसे पीला पीला गोल बीज कह सकते हैं और यहां हम कह सकते हैं हरे बीज, हरे झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज। ठीक है, ये आपका रहेगा पीला, यह वाई, गोल का मतलब आर, यहां हरे स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी फर्स्ट पीढ़ी में आपका बनेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इस प्रकार से फर्स्ट पीढ़ी में आपका ये बनेगा। ठीक है, ये आपका संकर होगा, संकर पौधा कहलाएगा। ये आपका संकर पौधा कहलाएगा, संकर पौधा। इसे हम कहेंगे विषम युग्मजी, विषम युग्मनजी। ठीक है, कहेंगे F1 पीढ़ी और इनके मध्य स्वपरागण कराया जाएगा। जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाएगी तो देखिए इस प्रकार के एलील बनेंगे। F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में इसमें बनेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आई, स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका रहेगा, ये है
इसी प्रकार से ये भी रहेंगे। ये रहेगा यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आपका स्मॉल आर, ये रहेगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये इस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से। अब देखिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ पर भी रहेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ भी आपका रहेगा, ये आपका होगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आपका रहेगा कैपिटल वाई और ये आपका रहेगा स्मॉल आर। ये भी आपका कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आपका रहेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ भी आपका रहेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। यहाँ भी कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। यहाँ पे आपका कैपिटल वाई रहेगा, सॉरी, वाई स्मॉल स्मॉल रहेगा, स्मॉल और कैपिटल आर रहेगा, ठीक है। यहाँ भी स्मॉल रहेगा और कैपिटल आर, स्मॉल आर रहेगा। यहाँ आपका रहेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर भी आपका रहेगा कैपिटल वाई, ये आपका रहेगा। यहाँ पर भी आपका रहेगा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर रहेगा आपका स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर भी स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। देखिए ये आपका बनेगा
देखिए इसमें द्वितीय पीढ़ी में आपके ये गुण वाले, अलग अलग गुण वाले, आपके लक्षणों वाले जो हैं पौधे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए ये आपका पीला गोल होगा, वाई वाई और आर आर, ठीक है। चूंकि पीला और गोल यही आपका प्रभावी होगा, चूंकि प्रथम नियम में आपको प्रभाविता के नियम में, मेंडल के प्रभाविता के नियम में बताया गया है कि जो प्रभावी जो हो लक्षण होता है वही दिखाई देता है। तो प्रभावी लक्षण पीला गोल है, इसमें पीला गोल दिखाई दे रहा है। देखिए इसके भी कारक पाए जाएंगे लेकिन ये छिपा रहेगा। वाई और आर अपना पीला और गोल अपना लक्षण दिखलाएगा, इसलिए प्रभावी लक्षण होगा, पीला गोल प्रभावी लक्षण होगा। तो इस प्रकार से ये भी पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल। और इसमें स्वपरागण की क्रिया कराई जाएगी F2 पीढ़ी में। ये स्वपरागण की क्रिया के पश्चात इनमें जितने भी कारक होंगे वे सभी कारक, देखिए इसमें अन्य कारक भी हैं। तो प्रथम पीढ़ी में तो सारे कारक छिपे हुए हैं, एक ही कारक दिख रहा है पीला और गोल, लेकिन जब उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है तो वो उन दोनों के अंदर जो भी गुण होते हैं, ठीक है, एक गुण के, इस पीले गोल गुण के द्वारा जो आपका हरा झुर्रीदार गुण है वो छिपा नहीं रहेगा, वो जो है दिखाई देगा। द्वितीय पीढ़ी में एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करते हैं और द्वितीय पीढ़ी में सभी वो लक्षण परिलक्षित होंगे। ये देखिए आपको सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पीला गोल के मध्य जब संकरण कराया जाता है द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये आपका वाई वाई आर आर, ये पीला गोल पूर्णतः पीला गोल होगा, ठीक है। वाई वाई आर स्मॉल आर, देखिए इसमें एक ही झुर्रीदार का गुण है तो ये पीला गोल ही कहलाएगा, चूंकि वही प्रभावी है। ये भी आपका पीला गोल कहलाएगा, गोल पीला है। ये आपका कहलाएगा गोल पीला, ये भी गोल पीला है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि वाई आ रहा है तो गोल पीला ही होगा, ये भी गोल पीला होगा। वाई वाई है स्मॉल आर, ये झुर्रीदार पीला होगा। देखिए ये वाई वाई तो पीला होता है और स्मॉल आर क्या होगा, झुर्रीदार होगा, तो ये झुर्रीदार पीला होगा, ठीक है। और यहाँ भी वाई वाई और आर आर है तो पीला गोल होगा। यहाँ वाई वाई है, आर है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल वाई अगर एक भी कैपिटल वाई है कैपिटल आर है तो वो पीला गोल होगा, ये भी गोल पीला होगा, ठीक है। यहाँ भी गोल पीला होगा, ये भी आपका, देखिए यहाँ एक कैपिटल वाई है और बाकी कैपिटल आर नहीं दिया गया, तो ये आपका पीला होगा, बाकी क्या होगा, झुर्रीदार होगा, तो झुर्रीदार पीला कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर है, कैपिटल वाई नहीं है, तो ये गोल हरा हो जाएगा, चूंकि वाई वाई क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और ये कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा और बाकी हरे को प्रदर्शित करेगा, तो ये गोल हरा हो जाएगा। यहाँ भी गोल हरा होगा, ठीक है, यहाँ भी गोल हरा होगा। देखिए आर आर गोल को प्रदर्शित कर रहा है तो गोल होगा, वाई वाई किसका, हरे रंग का है तो गोल हरा हो जाएगा। और स्मॉल वाई आपका क्या है, हरा है, तो और उसके बाद आर क्या है आपका, गोल है, तो यहाँ गोल हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 4 प्रकार के लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। एक तो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरा, ठीक है। तो ये आपका होगा गोल पीला वाला, आपका ये होगा, ठीक है, गोल हरा। तो देखिए गोल पीला कितने हैं, गोल पीले में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है, 8 है और उसके बाद 9। तो 9 है गोल पीले लक्षण वाले 9 जो है दिखाई दे रहे हैं। और गोल हरे में देखेंगे हम तो गोल हरा, ये गोल हरा 1 है और गोल हरा 2 है और इसके बाद गोल हरा 3 है। तो देखिए इसके 3 लक्षण दिखाई देंगे। झुर्रीदार पीला का देखते हैं, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3। तो इसके भी 3 लक्षण दिखाई देंगे। झुर्रीदार हरा, तो झुर्रीदार हरा केवल 1 है तो यहाँ 1 होगा। तो इस प्रकार मेंडल के तृतीय नियम में जो लक्षणों का द्वितीय पीढ़ी में जो लक्षण, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब स्वपरागण क्रिया कराई जाती है, प्रथम पीढ़ी में तो केवल एक ही प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे लक्षण दिखाई देते हैं तृतीय नियम में जो है द्वितीय पीढ़ी में, तो इन लक्षणों का अनुपात जो होता है, तृतीय नियम का जो अनुपात होता है वो आप बताएंगे, पूछा जाता है कभी कभी, तो वो रहेगा 9:3:1 ये इनका रेशियो है। ये तो हमने आपको ये स्वतंत्र अपयूहन के नियम में हमने आपको जो है इस नियम को समझाने का प्रयास किया और उसके सारे लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से पृथकित हो रहे हैं, ठीक है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया।
नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, बाकी हमने समझाया है, ठीक है। आप ये डायग्राम आप याद रखेंगे, डायग्राम बोर्ड एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना मस्ट है और इसका रेशियो बताना मस्ट है। तो तृतीय नियम का रेशियो है 9:3:3:1, ठीक है। और द्वितीय नियम जो है पृथक्करण का नियम है, उसका रेशियो है 3:1, ठीक है। दोनों का रेशियो याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम के बारे में बताया, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये नियम मेंडल के तीनों नियम आपको समझ में आए होंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है।